हेलो सभी को, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको बताया, हम नेट डेवलपमेंट पेडागोजी क्लास में करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। सीबीटी टेस्ट जो आपका हुआ था पिछली साल, वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो क्लास में जितने लोग एक बार जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें रहने वाले आपके 15 क्वेश्चन। आप लोग अपने नोटबुक पेन अपने पास में रखेगा और अंत में आप लोगों को बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? एक लड़का जिसका नाम है रोहन, जब उसको एक गुड़िया मिली खिलौने के रूप में, मतलब खेलने के लिए, तो उसने कहा कि मैं गुड़िया से नहीं खेलता, गुड़िया से क्या खेलती हैं, सिर्फ लड़कियां खेलती हैं। तो यह किसका उदाहरण है, आपको यह बताना है। जेंडर प्रासंगिकता का है, जेंडर भेदभाव का है, जेंडर रूढ़िवादिता का है, या फिर जेंडर स्थिरता का है? क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा होगा इसके बारे में, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जेंडर भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं है? अगर यहाँ पर लड़की भी होता लड़का भी होता, दोनों के बारे में अगर दिया होता हमारे क्वेश्चन में, तो जेंडर भेदभाव हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 काट दीजिए, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा लड़के का दिमाग जा रहा होगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जो लोग इसका ऑप्शन नंबर 3 कर रहे हैं उनका सबका सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारी क्लास चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास, जो आपके सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के पास में शेयर करिए जल्दी जल्दी सभी लोग, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है हमारी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। पहला ऑप्शन है योगात्मक, दूसरा है मानक संदर्भित, तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक, चौथा जो ऑप्शन है वह है मानकीकृत। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन होता इतना ही, तो सही आंसर क्या होता? तो हो जाता आपका ऑप्शन नंबर 1। लेकिन उसके आगे के भी इसमें दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यानपूर्वक देखता है, रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, यानी कि वो जो ड्राफ्ट होते हैं उनके ऊपर देखता है कि किस बच्चे ने किस प्रकार से प्रतिक्रिया की है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये सिर्फ ये होता कि 1 महीने के अंतराल में कोई जो टीचर है वो टेस्ट लेता है, तो सिर्फ इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि वो अपने पास में रखता है वीकली, और मतलब कि 15 दिन में इस प्रकार से उन ड्राफ्ट को देखता रहता है और उनको चेक करता रहता है। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? रचनात्मक हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रचनात्मक। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आगे हमारा है कोर्स। ये देखिए आप लोगों के लिए एक हमारा सेल चल रहा है, इस समय ऑफर चल रहा है। जिनके पास सेकंड पेपर में सामाजिक विज्ञान विषय हो, उन लोगों को ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर आप हमारा हिंदी और ईवीएस का कोर्स ले रहे हैं तो आपको फ्री में सामाजिक विज्ञान का कोर्स दिया जा रहा है, जो कि आपको सिर्फ 200 रुपये में 3 सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, एक हिंदी का, एक ईवीएस का और एक सामाजिक विज्ञान का। तो जिनके पास सेकंड पेपर के रूप में सामाजिक विज्ञान रहने वाली, उन सभी लोगों को यह कोर्स जरूर बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए देखिए, ये हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप है। आप इसको जब डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है पेड नोट्स का ऑप्शन। यहाँ पर जब आप जाओगे तब आपको यहाँ पे नोट्स दिखेंगे, ईवीएस के, हिंदी के और सामाजिक विज्ञान के। तो कोई भी 2 नोट्स जब आप बाय करोगे तो आपको तीसरा अपने आप मिल जाएगा। आगे देखते हैं हमारा क्या रहने वाला है। ये आपको इस प्रकार से मिलने वाले हैं। ये सामाजिक विज्ञान के नोट्स की पीडीएफ है। आपको यहाँ पर विद पिक्चर नोट्स मिलने वाले हैं। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग पर डायरेक्ट ये पिक्चर असर करती है, यानी कि इफेक्ट करती है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमें सीधे पिक्चर याद आएगी, और साथ में उसके द्वारा जो इस पिक्चर से रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी हमें याद आ जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसको हिंदी और इंग्लिश और पिक्चर के साथ में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से फिक्स किया गया है। तो आप लोग देखिए, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। तो आपको सामाजिक विज्ञान की इससे अच्छी पीडीएफ जो है, इससे अच्छा नोट्स जो है आपको
शायद ही कोई दे पाए यूट्यूब पर, बाकी 100 रुपये में इससे अच्छा कोई नहीं देने वाला। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती इन सब में है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जिनको भी चाहिए होगा सामाजिक विज्ञान, जिनके पास सेकंड पेपर में रहने वाली है, उनको सबको जरूर लेना चाहिए ये नोट्स, बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप करने के लिए मातृभाषा के उपयोग को क्या करना चाहिए? निरुत्साहित करना चाहिए। निरुत्साहित का मतलब क्या होता है कि उसको उत्साहित ना कर करके क्या करना चाहिए, मतलब कि खत्म कर देना चाहिए उसकी भाषा को। तो ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आपको ये बताना है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन लिखा है, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, एक लक्ष्यांक भाषा जिसे द्वारा अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की अपेक्षा करनी चाहिए। तो आपको किसी भी भाषा की उपेक्षा नहीं करनी है, किसी भी भाषा की बुराई नहीं करनी है। तो 4 वाला आप पहले काट दीजिए। बाकी पहला ऑप्शन लिखा है निरुत्साहित करना, ऑप्शन नंबर 1 भी आपका गलत हो गया। दूसरा है, ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए आपकी क्लास में 20 बालक हैं और 20 में से 12 बालक जो है इंग्लिश बोलते हैं और 8 बालक हिंदी बोलते हैं। तो क्या आप ज़्यादातर बालकों द्वारा, यानी जो ज़्यादा बालक आपके इंग्लिश बोल रहे हैं, उस भाषा को आप क्लास की भाषा स्वीकार कर लेंगे? क्या आपको ये नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास किस प्रकार की है। समावेशी क्लास है, इसमें हर प्रकार के बालक को आपको मान्यता देनी है और बराबर मान्यता देनी है, चाहे वो अपनी मातृभाषा में बोले, चाहे हिंदी में बोले, चाहे इंग्लिश में बोले, आपको सभी को बराबर मान्यता देनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो गया गलत। इसमें जो सही बचा वो बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर 3, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया इस क्वेश्चन का, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, देखिए पहला जो है वो दिया है, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। केवल पूर्व निर्धारित, केवल जहाँ पे दिया हो वो ऑप्शन आपको काट देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कट गया। दूसरा ऑप्शन लिखा है, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई बालक के सामने कोई समस्या है तो समस्या का समाधान के लिए जरूर वो शिक्षा होनी चाहिए कि वो अपनी समस्या को उस शिक्षा से सुलझा सके, अगर वो कुछ शिक्षा ले रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही है। और ऑप्शन नंबर 4 लिखा है, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। बिल्कुल, अन्वेषण निर्धारित और खोज के ऊपर निर्धारित होनी चाहिए बच्चे की शिक्षा। ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अन्वेषण निर्धारित होनी चाहिए और खोज पर आधारित होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 जहाँ पर होगा हो जाएगा आपका सही, और ये है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस प्रकार का मतलब कि रखा गया है। तो पहला ऑप्शन इसलिए कट गया, इसमें लिखा है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, यानी जो पहले से ही विषय वस्तु निर्धारित कर दी गई उसी के ऊपर आगे बढ़ाना है। तो ये हो गया था गलत आपका पहला। बाकी दूसरा, तीसरा और जो चौथा ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। यह कार्य, तो आपको बताना है, आपके विद्यालय में कोई शिक्षिका है जो चाहती है कि जो उसका पाठ्यक्रम है वो बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाए। ऐसा करने के लिए वो क्या करती है, जो उसके पसंद के या फिर जो क्लास में तेज बालक हैं उन्हीं से जल्दी क्वेश्चन और आंसर पूछ लेती है। तो यह कार्य किस प्रकार का, आपको यह बताना है। पहला लिखा है, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। क्या ये बिल्कुल सही है कि एक अध्यापिका जो है कुछ बच्चों से पूछ लेती है तो पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा उसका जल्दी से? तो ये सही है या फिर नहीं सही है? तो पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, तो ये हो जाएगा गलत। ये सही नहीं है कि वो सिर्फ कुछ बालक से पूछ ले रही है और आगे बढ़ जा रही है, तो ये हो गया आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। यह भी आपका गलत है। यह बिल्कुल भी नहीं है आपके अंदर होना चाहिए कि आप सिर्फ अच्छे बालकों से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बाकी जो पीछे बालक बैठे या फिर जिनको थोड़ा कम आता है पढ़ने लिखने में उनसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं और सिर्फ 4-5 लोगों से ही पूछ करके आप अपने लेसन को ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये आपके अंदर क्या है, ये श्रेष्ठता नहीं आपके अंदर है, तो ये हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है।
तो आपको ये बताना था कि इसमें जो है सही क्या हो जाएगा, तो इसमें सही यही है। यह जो तरीका है शिक्षिका का पढ़ाने का, तो यह विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से क्या कर रहा है, वंचित कर रहा है। सभी को एक समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ 3 से 4 बालकों को ही अवसर ये प्राप्त हो रहा है कि बार-बार वही क्वेश्चन आंसर बता दे रहे हैं और तरफ से कुछ पूछ रहे हैं शिक्षिका से और ना ही शिक्षिका उनको कुछ बता रही है। तो क्या कर रही है वो, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित रख रही है या फिर वंचित करता है। ऑप्शन नंबर 4 है सभी विद्यार्थियों के सम्मान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। तो सभी से वो पूछ ही नहीं रही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। वो सिर्फ कुछ बालकों से ही उत्तर पूछ लेती है, ये कहना था इस क्वेश्चन का। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया था, उनका सबका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अगर कोई शिक्षिका इस प्रकार से कर रही है कि वो सिर्फ कुछ बालकों से ही अपना जो पाठ पढ़ाया उसके उत्तर पूछ करके उसको खत्म कर दे रही है, तो ये क्या है, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वो वंचित कर रही है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है गूढ़ज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? गुणन वैकल्य का मतलब क्या होता है, डिसकैलकुलिया। मैथ में बालक जो कोई है वो गुणा भाग नहीं कर पा रहा है, यानी कि गुणन नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे। वो जोड़ घटा नहीं पा रहा है या फिर गुणन नहीं कर पा रहा है। तो आपको बताना है गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन है तो निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। सख्त समय बाध्यता निश्चित करना क्या हो गया, गलत हो गया आपका। तो पहला वाला काट दीजिए। आपको इस प्रकार से कुछ भी नहीं करना छात्रों के साथ में है, सख्ती बिल्कुल नहीं दिखानी है कि चलिए उठक पटक मारिए, ये करिए वो करिए, ये सब आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकरण और गणित संबंधी प्रायोजकता उपलब्ध करवाना। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन और गणित संबंधी प्रयोजकता उपलब्ध कराना। जब कोई छात्र मैथ में कमजोर है तो क्या करना चाहिए, उस अध्यापक को उसके पास में जाकर के उसको समझाना चाहिए कि बेटा आपको इस प्रकार से गुणन करना था या फिर जोड़ करना था या फिर घटाव करना था। तो ऑप्शन नंबर 2 देखा जाए तो थोड़ी हद तक सही है, लेकिन अगला भी देखते हैं अपना ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन लिखा है पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। यह भी आपका गलत हो जाएगा। पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, ये गलत हो जाएगा आपका। आपको अतिरिक्त कुछ नहीं जोड़ना है, जो है आपको सिर्फ वही पढ़ाना है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाना है। अगला है आपका ऑप्शन विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। क्या लिखा है, विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत जहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा आपका गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका हो गया गलत। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगर कोई विद्यार्थी मैथ्स में कमजोर है तो आपको क्या करना है, आपको उसके पास जाकर के उसको सहायता करनी है और उसको बताना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, एक दृष्टि बाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। लाभदायक नहीं होगी, आपको यह बताना है। कौन सी सामग्री लाभदायक होगी ये नहीं बताना है। कोई बालक जो देख नहीं सकता उसके लिए इनमें से कौन सी सामग्री ऐसी है जो फायदेमंद नहीं रहेगी। पहला ऑप्शन है स्पर्शिक ग्लोब, यानी कि ऐसा ग्लोब जिसको आप स्पर्श करके समझ सकते हैं, तो ये फायदेमंद रहने वाली है बालक के लिए, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है छोटी अक्षरों वाली पुस्तकें, ऐसी पुस्तकें जिनमें अक्षर बहुत छोटे छोटे लिखे हों, तो वो जो बालक पहले से ही दृष्टिबाधित है वो बिल्कुल भी इस पुस्तक को पढ़ नहीं पाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 देखा जाए तो कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन अपने आगे ऑप्शन जो है वो हम जरूर देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या हो, ऐसा बोर्ड हो जिसके ऊपर बोल बोल के पढ़ाया जा रहा हो, तो ये भी क्या होगा, दृष्टिबाधित छात्र के लिए फायदेमंद रहेगा। जबकि 4 ऑप्शन है ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, ये तो उन्हीं छात्रों के लिए बनती हैं जिनको कम दिखाई देता है या फिर दिखाई नहीं देता है, तो ये भी फायदेमंद रहने वाली है। तो जो चीज़ लाभदायक नहीं थी वो है सिर्फ ऑप्शन नंबर 2, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें जिनको कम दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता है, उनके लिए किसी काम की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए एक बार। लिखा है भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके कई सारी एनसीईआरटी की बुक इस प्रकार की आती हैं जिनके पीछे जो उस किताब में होता है वो पूरा का पूरा एक
मतलब कि डीवीडी के अंदर रिकॉर्ड करके दिया जाता है बच्चों को सुनने के लिए या फिर उनको समझने के लिए। तो कथन में यही कहा गया कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तर्क है वो देखिए नीचे दिया गया है, लिखा है प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। कहने का मतलब है जैसे कोई बालक है जो देख नहीं सकता सही से है, लेकिन वो सुन सकता है, उसको सुन करके याद हो सकता है। कैसा है कि जो लिख कर याद कर सकता है, कोई बालक ऐसा है कि लिखेगा और सुनेगा तब उसको याद होगा, और कोई बालक इस प्रकार का भी होगा जो एक बार में ही सुन के याद कर सकता है, कोई बालक मतलब कि 4 बार भी सुन के नहीं याद कर सकता है। तो यही इसमें दिया गया है तर्क में कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। मान लीजिए किसी बालक को कम दिखाई देता है, तो जब कोई डीवीडी मिलेगी सुनने वाली, तो क्या करेगा, उसको सुनेगा और उसको याद कर लेगा जो कोई इसका लेसन है या फिर किताब में ऐसा क्या-क्या दिया गया है, ये वो सुन कर के समझ लेगा कि चलिए ये जो हमारी पुस्तक है ईवीएस की, इसके अंदर हमें घर, पहाड़, नदियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों सही हैं, आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए सही हो जाएगा कि जो आपका कथन है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ-साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। वो सही इसलिए है क्योंकि नीचे देखिए क्या लिखा है, नीचे दिया है प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी, अगर कोई विद्यार्थी बोर्ड पे देख के सही से नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी दृष्टि क्या है, बाधित है, मतलब कि कम दिखाई देता है, तो जब वो उस चीज़ को सुनेगा डीवीडी के माध्यम से, तो उसको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? ऐसा बालक जो किस प्रकार का हो, क्रिएटिव बालक हो, यानी कि सृजनात्मक बालक हो, उसमें निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? पहला ऑप्शन है अपसारी चिंतन होगा, दूसरा ऑप्शन है अभिसारी चिंतन होगा, तीसरा ऑप्शन है अमूर्त चिंतन की योग्यताएं होंगी, और जो चौथा ऑप्शन है वह है नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता होगी। तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से जो गुण मौजूद होंगे, वो पहला तो हो जाएगा अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन उसके अंदर होगा नहीं, काट दीजिए इसको। बाकी अमूर्त चिंतन की योग्यताएं उसके अंदर होंगी, और क्या होगा, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता भी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 जहां पर होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 3, 4 देखिए, 1, 3, 4 है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण होते हैं? वो अपसारी चिंतन वाला होता है, अमूर्त चिंतन की उसके अंदर योग्यता होती है, और क्या होता है, नवीन आमुख उत्पादन की उसके अंदर योग्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो गया। जिन लोगों ने 3 किया होगा उनका सबका हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कथन और कारण वाला है। देखिए सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार। कथन लिखा है कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है जब मूल्यांकन हो रहा हो क्लास में, तो शिक्षकों को कई सारी विधियों का प्रयोग करना चाहिए कि बालक पढ़ने में किस प्रकार का है, खेलने में किस प्रकार का है, बोलने में किस प्रकार का है, किस प्रकार से उत्तर देता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, ये सभी मूल्यांकन कर लेने चाहिए। नीचे लिखा है कारण, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता। तो जो कारण दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि आप सिर्फ बालक की योग्यता को एक पेपर और पेंसिल यानी कि एक क्वेश्चन दे करके उसको हल करवा करके उसकी योग्यता को नहीं भाप सकते हो, ये कहने का मतलब है। जबकि कथन ऊपर दिया गया कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को कई सारी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण है कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल एक क्वेश्चन दे करके पेपर पेंसिल के द्वारा आप निर्धारित नहीं कर सकते हो कि बालक किस प्रकार का है। तो देखा जाए तो दोनों इसमें सही है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों करता है? क्योंकि ए में कहा गया है कि आप क्या करें, कक्षा में मूल्यांकन के लिए विविध विधियों का प्रयोग आपको करना चाहिए, और नीचे दिया गया है कि सिर्फ एक ही विधि यानी पेपर पेंसिल, आपने एक क्वेश्चन दे दिया पेपर के ऊपर और बच्चे ने पेंसिल से हल कर दिया, और आपने जान लिया कि ये बालक पढ़ने में सही है फिर नहीं सही है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको कई सारी विधियों का प्रयोग करना है, जैसे कि कोई भी प्रश्न मौखिक पूछना, उसके बाद में उसके अंदर खेलने की क्वालिटी है या फिर नहीं है, ग्रुप के अंदर बैठ के किस प्रकार से बच्चा पढ़ पा रहा है या फिर नहीं पढ़ पा रहा है। तो कई विधियों का आपको प्रयोग करना था, लेकिन
कारण में दिया गया है कि एक ही विधि का प्रयोग अगर किया जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यानी ए का जो है पूरी तरीके से आर जो है क्या करता है, समर्थन करता है, इसीलिए ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया को अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? तो सभी लोग बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उदाहरण सबसे पहले प्रस्तुत करती है, उसके बाद में क्या करती है, उदाहरणों द्वारा एकत्र जानकारी पर नियम, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर आपको ये बताना है कि कौन सी विधि होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन ये है, तो बता दीजिए उदाहरण से नियम की ओर जो विधि होती है वो कौन सी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों ने आंसर कर लिया होगा। उदाहरण से नियम की ओर जो हमारी विधि होती है वो आगमन विधि। कौन सी होती है? आगमन, यानी कि आगमनात्मक विधि, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? आगमन विधि होती है हमारी उदाहरण से नियम की ओर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो गया होगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर इसको अपने सभी साथियों के पास तक शेयर कीजिए। जो भी आपके ग्रुप्स बने हैं उन सभी तक इस क्लास को आपको पहुंचा देनी है, जिनको सीटेट का एग्जाम देना है 2022 और 23 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा नियमन में विद्यार्थी के सहकारिता है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? आपको ये बताना है कि क्या करना चाहिए। पहला देखिए ऑप्शन लिखा है स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण। पहला ऑप्शन क्या है? स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण कर देना चाहिए टीचर को। तो ये आपको नहीं करना है कि इतने कठिन और अटल नियम बना दो कि जो मतलब कि हट ना सकें और कठोर हों। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। दूसरा, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत करना। तो टीचर आप हो, अगर वो कोई दुर्व्यवहार कर रहा है बालकों के साथ या फिर टीचर के साथ तो आपको उसको समझाना है और उसकी इस आदत को दूर करना है। तो इसमें आपको शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका गलत। वह है मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी आपके द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं करता है तो फिर आप उनको क्या करोगे? मारोगे, कूटोगे। तो आपको ये भी नहीं करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी हो गया आपका गलत। चौथा ऑप्शन है मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। अगर कोई नियम बनाए जा रहे हैं, रूल बनाए जा रहे हैं विद्यालय में, तो उसमें विद्यार्थियों की सहभागिता जरूर होनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए क्या मतलब कि दंड दिया जाना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से उनकी सहभागिता जरूर होनी चाहिए जब कोई मापदंड या फिर नियमों को आप स्थापित कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 देखा जाए तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताना आप लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए क्या सिलेक्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। सभी को बताना है, उस विकल्प को आपको बताना है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। अधिगम का मतलब क्या होता है सभी को पता ही होगा, विकास हो पाता हो, लर्निंग हो पाती हो। तो खेल कूद के माध्यम से बच्चे सीखते ही सीखते हैं, आपको पता है, घर पर भी सीखते हैं और कक्षा कक्ष में भी सीखते हैं। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों सही हैं। तो 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 वाला। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया था उनका सबका हो जाएगा सही। पूछा गया है बच्चे के लिए अधिगम हो पाता है, यानी कि बच्चा इनमें से किन किन माध्यमों से सीखता है। तो बच्चा खेल कूद के माध्यम से भी सीखता है, घर पर भी सीखता है और विद्यालय में भी सीखता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल हमने सही किया है। उम्मीद है अब तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? प्रभावशाली नहीं आपको ये बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। जो पहला ऑप्शन है वह है मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए और सही आंसर करने की कोशिश करना क्या है। प्रभावशाली नहीं पूछा गया है। प्रभावशाली तो अगर देखा जाए पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? वो प्रभावशाली है, इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? यह प्रभावशाली होगा। हमसे पूछा गया है कौन सा प्रभावशाली नहीं होगा, तो हमें नहीं वाला ऑप्शन निकालना है। पॉजिटिव नहीं निगेटिव आंसर निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तीसरा लिखा है समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान
करना, तो ये भी आपका नहीं होगा समस्या समाधान खोजने के लिए। तो जो आपका चौथा ऑप्शन रह गया है सिर्फ, तो देखिए क्या यही सही रहने वाला। लिखा है हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर देना। तो आपका यही गलत हो जाएगा कि चाहे समस्या कोई भी हो लेकिन उसका सॉल्यूशन एक ही रहने वाला है, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। समस्या के अनुसार ही सॉल्यूशन निकाला जाता है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो आपके समस्या है कि आपके पास साधन नहीं है, तो आपको साधन की जरूरत है, तो आपकी समस्या हल हो सकती है। लेकिन अगर आपको भूख लगी और आपके सामने ट्रेन आकर के खड़ी हो जाए, तो आपकी समस्या हल हो जाएगी? क्या हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि आपको भूख लगी है, तो आपकी समस्या किससे हल होगी? खाने से होगी। तो हर समस्या के लिए उसका जो कारण होता है, निवारण होता है, वो अलग अलग होता है, कारण अलग अलग होते हैं। इसीलिए इसमें एक जैसे ही पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना या फिर जोर देना, ऐसा कहा गया, इसीलिए हो गया आपका गलत। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 देखा जाए तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे हमें निगेटिव आंसर निकालना था क्योंकि पूछा गया है प्रभावशाली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा एक लक्षण है जो संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण हो जाएगा। पहला लिखा है अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय अगर हो जाएंगे, अगर निष्क्रिय हो जाएंगे तो पढ़ा लिखाएगा कौन और पढ़ेगा कौन? पहला तो आप लोग काट दीजिए, निष्क्रिय देखते। दूसरा लिखा है पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने का मतलब हो गया रटवाने का तरीका, तो दूसरा भी आपका हो गया गलत। तीसरा लिखा है कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, तो ये भी हो गया आपका गलत। आपको बताना है संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण। तो आपका जो चौथा ऑप्शन बच गया सिर्फ, इसको देखिए लिखा है कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, तो आपका ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया होगा इस क्वेश्चन का, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है आपको क्या करना है। हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर मिलेंगे पिछले 10 सालों के सभी सीटेट के क्वेश्चन आंसर, यानी कि प्रीवियस ईयर पिछले 10 सालों के पेपर मिलने वाले हैं, और आपको मिलने वाली है एनसीईआरटी बुक क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक की बिल्कुल फ्री में, और हमारी क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो जाइए मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए, उम्मीद है सभी लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है सही निकले होंगे। आप लोग बताइएगा जरूर आपके कितने 15 में से सही निकले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक पढ़ते रहना, स्वस्थ रहना और मस्त रहना। धन्यवाद, बाय बाय।